औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एमकैट ईकैट ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, कल भी लेक्चर हुआ। उस लेक्चर में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप पर लेक्चर प्रोवाइड किया गया और वो टाइम टेबल जो आपको दिया गया था उसके मुताबिक हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ये डेमो लेक्चर यूट्यूब पर इस वक्त अवेलेबल है। अगर आप इस डेमो लेक्चर को देखकर इन ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप 0333224301 पर रब्ता कर सकते हैं ताकि तमाम डिटेल्स आपको वहाँ शेयर कर दी जाएँ कि किस तरह हम ऑनलाइन इन तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा सिचोमेट्री की बुक रीडिंग। ये इस वक्त सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक मेरे सामने मौजूद है, जो नई किताब हमारे पास है और इस मरतबा आपको इस किताब से ही MCQs आने वाले हैं। हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं इसको। पिछली जो क्लास हुई थी केमिस्ट्री की हमारी, उसमें हमने की पॉइंट्स को रीड किया था और आज की इस क्लास में मैं आपको बुक रीडिंग और टास्क दूंगा और फिर वो टास्क आपसे व्हाट्सएप पे हम शेयर कर रहे होंगे। मोल हमारे पास बेटा पहली डेफिनेशन में आता है मोल और एवोगैड्रो नंबर। मोल क्या होता है? हम कहते हैं सर मास इन ग्राम एक्सप्रेस। आप किसी भी मोलर मास को, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूला मास है, अगर आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो वो मोल कहलाता है। और फॉर्मूला आपके पास बनता है इसका N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। एवोगैड्रो नंबर को आपने क्या डिफाइन करते हो? सर आप कहते हो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। देखो 1 मोल किसी का भी, आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि 1 मोल मैग्नीशियम का हो या 1 मोल कार्बन का हो, जो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास है वो सेम है, 6.0 टू एक्सपोनेंट 23। 6.0 टू एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ एटम नहीं बदल रहा है। हाँ, उसका मास बदल रहा है जो मोलर मास है, लेकिन उसका ताल्लुक इससे नहीं है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ कि सर हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इन नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके पास नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स के साथ। कैसा ताल्लुक है सर इनका? ये 1 मोल है तो ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। अगर ये 0.5 हो जाएगा तो ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डबल हो जाएगा तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो इसके साथ है। तो मैं इसको यूं भी कर सकता हूं ना कि जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो x हो जाएगा। 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। चूंकि माजी में जो पेपर्स हमने देखे उसमें इससे रिलेटेड हमें सवालात पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं सर नेक्स्ट पर। आपके पास यूनिट क्या होता है सर मोलर मास का? ये सवाल पूछे जाते हैं पेपर में ना। हम साथ साथ ईयर वाइज इनको डिस्कस भी करते हैं। देखो ये मोलर मास का मतलब क्या है, मैं ये भी आपको यहाँ पर दोबारा समझाऊं। सर इस मोलर मास में शामिल है आपके पास एटॉमिक मास। सर इस मोलर मास में आपके पास शामिल है फॉर्मूला मास। सर इस मोलर मास में आपके पास शामिल है मॉलिक्यूलर मास। तो सर ये तीन तीन नाम क्यों दिए गए? आइए इनको अलग अलग करते हैं। अगर एटम होता है तो एटॉमिक मास जो सिंगल एलिमेंट के लिए होता है। अगर आयोनिक बॉन्ड बना हुआ होता है तो फॉर्मूला मास। जैसे NaCl में आयोनिक बॉन्ड है ना, तो उसका फॉर्मूला मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपके पास? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ठीक है बेटा। तो इसको आपने याद रखना है। इसका यूनिट बनता है AMU, जिसको आप नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा देखो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो अगर मैं आपसे इसको यहां ले आऊं और इसको यहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एन। तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। तो आपके पास इसके दो यूनिट आ गए ना, एक यूनिट आ जाता है AMU और एक यूनिट आ जाता है ग्राम पर मोल। इस पर बच्चों को बहुत उलझाया जाता है, कहा जाता है द यूनिट ऑफ मोलर मास इज, एक ऑप्शन ये होता है, एक ऑप्शन ये होता है, और फिर जवाब जो ढूंढना होता है हमें वो ऑल ऑफ देम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा ग्राम पर मोल भी आपके पास एक यूनिट मौजूद है मोलर मास का। तो बच्चे कहते हैं हमने तो AMU पढ़ा होता है ना, तो फिर हमने यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर देते हैं कि सर AMU भी आपके पास मौजूद है और ये भी आपके पास मौजूद है। इस डायग्राम को जरा देखिएगा। हाइड्रोजन गैस 22.4 dm क्यूब, ऑक्सीजन 22.4 dm क्यूब, मीथेन 22.4 dm क्यूब, कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 dm क्यूब। क्या समझते हैं बेटा इससे? इससे हम समझते हैं कि चाहे कोई भी आपके पास गैस हो, अगर उसका 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम इतना ही होगा।
इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। तो हम कहते हैं सर 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब। एक और रिलेशन यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर 1 मोल आपके पास 22.4 है तो 2 कितना होगा? 22.4 से मल्टीप्लाई। 3 कितना होगा? 22.4 से मल्टीप्लाई। आधा कितना होगा? 22.4 से मल्टीप्लाई। तो सब आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर निकालने होते हैं। ये एक और चार्ट देखते हैं। ये देखो, सोडियम 23 एटम उतने ही। यहाँ देखो वाटर H2O, सर इसमें जो वाटर है वो तो इतना आ गया आपको। ये देखना, ये पूछता है हाइड्रोजन के बताओ कितने, ये भी आता है पेपर में। देखो हाइड्रोजन के जब मैं बताऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? चूंकि H कितने 2 है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02। लेकिन जब ऑक्सीजन बता रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ये बात समझ में आ रही है मेरी आपको? NaCl में देखो सब में सेम आ रहे हैं ना। CaCl2 में देखो क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो कभी कभी ये भी पूछता है इन CaCl2 नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन आर। तो बच्चे कहते हैं सर ये भी 6.023 होना चाहिए, लेकिन जब कहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। फेरिक क्लोराइड में देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इसको। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। और हम इसमें थ्योरेटिकल बेस आज क्लास कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स की क्लासेस की अलग होगी हमारी, जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। और 2 तरीके से हम एक चैप्टर, यानी हम इतना सुकून से इसलिए पढ़ रहे हैं चूंकि हम ऑनलाइन क्लास में हमारे पास वक्त मौजूद है, आपके पास एक्सेस मौजूद है, आप बाद में भी लेक्चर देख सकते हैं इसको और चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फिर आता है बेटा राउंड ऑफ डेटा। राउंड ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं सर? राउंडिंग ऑफ डेटा में हम जो पॉइंट के बाद नंबर दिया होता है उसको एडजस्ट करते हैं। अगर आपके पास वो नंबर 5 से बड़ा होता है तो आप डायरेक्टली 1 ऐड कर देते हो। जैसे 5.768, 8 बड़ा है ना 5 से, तो आपने 1 प्लस कर दिया, 5.77 बन गया। इफ डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5, आप ऐसे ही हटा देते हो। जैसे 5.734 है ना, आपने ऐसे ही हटा दिया इसको, 5.73 बन गया। लेकिन अगर वो एग्जैक्टली 5 है तो आपको 2 रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। एक रूल होता है ऑड के लिए, एक होता है इवन के लिए। अगर ऑड होता है तो आप ऐड करते हैं और इवन होता है तो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। सर क्या मतलब है इसका? ये देखिएगा, 7.865, 5 के बाद क्या है? 6 है, 6 इवन है, आपने ऐसे ही जाने दिया। लेकिन 23.35, 5 हटाना था, 5 के साथ क्या है? 3 है, 3 क्या होता है? ऑड नंबर, 1 3 5 7 9। तो आपने क्या किया? आपने इसमें 1 प्लस कर दिया, ये बन गया 23.4। फिर हमारे पास बेटा इस चैप्टर में आता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हमारे पास जो है वो किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं सर? पावर ऑफ 10 में जब हम लगा रहे होते हैं ना, तो उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरी वैल्यू है 0.001 और मैं इसको पावर ऑफ 10 लेना चाहता हूं, तो ये 1 2 3, ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंट -3। जब कभी इधर जाऊंगा बेटा तो -3 बनेगा। अगर ऐसा होगा 1 0 0 0, तो ये बनेगा, अब पॉइंट यहाँ है ना, 1 2 3, ये बनेगा 1 एक्सपोनेंट प्लस का 3। तो इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जब पॉइंट आप वहां लेकर जाएंगे तो माइनस का 3, जब पॉइंट इस तरफ लेकर आते हैं तो प्लस का 3 बनता है। देन नेक्स्ट बेटा, इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एक और पार्ट जिससे पेपर में हमें क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट पेपर्स में, वो भी मैं आपके सामने ले आता हूं। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो, हाँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट पर सवाल पूछा जाता है बेटा। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सर वो रिएक्टेंट जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, वो रिएक्टेंट जिसके ख़त्म होने से प्रोडक्ट ना बने, वो रिएक्टेंट जो कम मिकदार में मौजूद हो, उसे नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का। उसे क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो इसको हम कह रहे हैं कि सर द रिएक्टेंट विच इज एंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये डेफिनेशन पूछी जाती है और हमसे पूछा जाता है थ्योरेटिकल लीड और प्रैक्टिकल लीड के बारे में। देखो जो आपके थ्योरी में नंबर आते हैं ना, वो आपकी प्रैक्टिकल लीड होती है, और जो टोटल मार्क्स होते हैं ना, वो आपकी थ्योरेटिकल। इस तरह याद करोगे तो इजी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये क्या है? टोटल मार्क्स। तो मुझे ये बताओ कि कभी मार्क्स ऑब्टेन टोटल मार्क्स से ज़्यादा आ सकते हैं? नहीं सर, नहीं आ सकते। ठीक है, ये बात तो आपकी तय हो गई कि 100 में से कम ही नंबर आएंगे, 100 से ज़्यादा नहीं आएंगे।
तो आप कहते हैं सर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड। यानी जो आप कॉपी में लिखते हो 5 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल, तो पेपर 100 नंबर का बन गया, तो ये बन गई थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज द प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। यानी जब आप परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म करने के बाद जो आपको मिला उसको आप क्या कहोगे, प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड कहोगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है परसेंटेज यील्ड। अब डिफरेंस क्यों आता है इन दोनों में, कभी सेम नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पेपर में सेम मार्क्स क्यों नहीं आते टीचर, तो आपको बुरा पढ़ाता है, फिर भी आपके फुल मार्क्स क्यों नहीं आते? आप कहते हैं सर मैं कुछ भूल गया, गलत लिख दिया, इस तरह से हो सकता है ना। तो हम कहते हैं ना रिएक्शन में क्या होगा, आइदर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट रिएक्ट, शायद कुछ ने रिएक्शन ही नहीं किया, नीचे पड़े हुए थे, रिएक्ट नहीं हुए। रिएक्टेंट में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट, सर कोई साइड प्रोडक्ट बन रहा हो शायद उनमें, ठीक है। देयर में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन, शायद कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा हो। दे में लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू फिजिकल प्रोसेस। भाई जैसे होता है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि एक थैली आपने निहारी ली है और उसको आप 6 मरतबा बर्तन तब्दील करो, तो आखिर में उसकी मिकदार तो कम हो जाएगी ना, तो लॉस भी हो रहा है, हर बर्तन पे लग रही है, हर बर्तन पे लग रही है, हर बर्तन पे लग रही है, तो लॉस होता जा रहा है आपका, तो वो लॉस भी आपके पास आ रहा होता है। ये फॉर्मूला है बेटा परसेंटेज यील्ड का, प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब बेटा इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज का डिस्कशन है मैं वो साथ साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं उनके पास इंशाल्लाह ये पहुंच जाएगा, वो वहां से उसके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जो हमारा एक अलग से दिन होता है एमसीक्यूज प्रैक्टिस का, उसकी एमसीक्यूज का पीडीएफ और सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। यानी ऑल टुगेदर हम बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और वो बच्चे जो इनको ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, वो 033322433031 पे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।